नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो पिछले समय में महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उन खबरों को एमसीक्यू के माध्यम से और व्याख्या के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास आरजीएस का रहता है। और इसमें स्टैटिक जीके को भी शामिल किया जाता है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो जब स्टैटिक से प्रश्न रिलेट करके पूछा जाए तो आप प्रश्नों को टैकल करने में सहज महसूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर सकें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है चर्चा में था, और पहलगाम अटैक के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, और यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, क्योंकि यह समन्वय करता है तीनों सेनाओं का, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री को त्रिसेवा मामलों पर सलाह देता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीडीएस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसीएस के संचालनात्मक कमांड के जरिए जिम्मेदार होता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो चर्चा में क्यों है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था और भारत की संयुक्त त्रिसेवा प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, जो नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ढांचे को प्रभावी और पेशेवर ढंग से नष्ट करने को दर्शाता है। यह ऑपरेशन भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना और संबंधित सुरक्षा बलों की संयुक्त सैन्य रणनीति की ताकत को उजागर करता है। संयुक्तता को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक सुधार के बारे में बात करें तो यानी तीनों कंबाइंड रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए संरचना के स्तर पर क्या सुधार किया गया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया, और ये कब किया गया? 2019 में स्थापित किया गया। सीडीएस एकीकृत नेतृत्व, संयुक्त योजना और त्रिसेवा समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे सभी सेनाओं के बीच रणनीतिक समन्वय में सुधार होता है। एकीकृत थिएटर कमांड भी स्थापित किया गया है, यानी भौगोलिक और कार्यात्मक आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए विकसित आईटीसी ऑपरेशनल तत्परता और बहु डोमेन युद्ध क्षमता में सुधार करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात करें तो 2020 में बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स संयुक्त संचालन, खरीद, प्रशिक्षण और कमांड पुनर्गठन को सुव्यवस्थित करता है और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है और युद्ध क्षमता बढ़ाता है। अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 यह कानूनी रूप से त्रिसेवा कमांडरों को एकीकृत कमांड प्रदान करता है और निर्णय लेने में तेजी लाता है और एक संयुक्त संचालन संस्कृति को बढ़ावा देता है, जबकि प्रत्येक सेवा की पहचान को सुरक्षित रखता है। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स के बारे में बात करें तो 2021 से मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में संचालन में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक को एकीकृत करते हैं, यानी जो भी सामान है वो तीनों के लिए कॉमन रूप से यूज हो सके, तो इसलिए उन तीनों को एकीकृत करते हैं और संसाधन उपयोग और लागत कुशलता में सुधार करते हैं। वहीं प्रशिक्षण और संयुक्त एवं अभ्यास की बात करें तो त्रिसेवा
भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम, रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ पाठ्यक्रम और प्रचंड प्रहार तथा डेजर्ट हट 2025 जैसे अभ्यास पारस्परिक संचालन और तत्परता को बढ़ाते हैं। तकनीकी एकीकरण और नेटवर्क केंद्रित युद्ध की बात करें तो रक्षा संचार नेटवर्क एक सुरक्षित विशिष्ट नेटवर्क जो सभी सेवाओं में वॉयस डेटा और वीडियो सेवाओं को एकीकृत करता है, जो नेटवर्क केंद्रित संचालन को रेखांकित करता है। वहीं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वास्तविक समय समन्वय प्रदान करता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समन्वित प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा सुधारों का वर्ष 2025 ये घोषित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो 2025 ये रक्षा सुधारों का वर्ष है, ताकि आधुनिकीकरण को तेज किया जा सके, संयुक्तता को बढ़ावा मिले और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित हो। इस वर्ष का फोकस बहु डोमेन एकीकृत संचालन, साझा परिचालन समझ और बढ़ी हुई संयुक्त क्षमताओं पर है। निष्कर्ष की बात कर लें तो भारत की रक्षा स्थिति पूरी तरह से एकीकृत त्रिसेवा संरचना में विकसित हो गई है, जो भूमि, वायु और समुद्र पर तेज और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर इस परिवर्तन का प्रतीक है, जो भारत के संकल्प और तैयारी को दृढ़ता से दर्शाता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य निरंतर संयुक्तता, एकीकरण और आधुनिकीकरण पर निर्भर करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है? तो अभी जो है IMF ने बोला, अपना वक्तव्य दे दिया था कि जो भारत है अपना, वो जो है देश की जो उसकी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर उसी संदर्भित ये प्रश्न है। और अभी जो नीति आयोग के CEO हैं यानी BR सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है। तो अभी जापान को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान पर आ गया है भारत की जो अर्थव्यवस्था है। चलिए हम लोग बात करें तो IMF के हालिया विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब ये चार्ट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पायदान पर अमेरिका है, जो 30.507 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है। वहीं चाइना की बात करें तो 19.231 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है। जर्मनी की बात करें तो तीसरे स्थान पर है, इसकी इकोनॉमी 4.744 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं जापान की बात करें तो 4.186 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, और इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राज़ील की भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि भारत भले ही चौथे स्थान पर बन गया है वर्ल्ड में इकोनॉमी के स्तर पर, लेकिन जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 34,000 डॉलर है, जबकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2900 डॉलर अनुमानित है, जो काफ़ी अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ पर भारत में जीवन स्तर और आर्थिक परिपक्वता में व्यापक अंतर को प्रदर्शित करता है कि जो 2900 डॉलर है उसके मुकाबले जापान की जो अर्थव्यवस्था है 34,000 डॉलर है। ठीक है, तो आप भी इसे दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो भारत की आर्थिक छलांग के प्रमुख घटक की बात करें किस प्रकार बढ़ा है। तो संरचना के स्तर पर जो है कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे शहरीकरण और बढ़ती आकांक्षाओं के कारण प्रति व्यक्ति आय और जीवन शैली उपभोग में वृद्धि हुई है। जनसांख्यिकी लाभ भारत की वर्तमान औसत आयु
लगभग 29 वर्ष है और मजबूत घरेलू मांग है, चूँकि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में भारत ही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो मजबूत घरेलू मांग बना रहेगा। निजी उपभोग सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 70% योगदान देता है। वहीं नीतिगत कारणों की बात, घटक की बात करें तो कराधान और व्यापार सुधार किया गया है। जीएसटी, आईबीसी, कारपोरेट टैक्स में कटौती आदि का कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति आदि के माध्यम से, और वहीं आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि भी दिए जा रहे हैं। वहीं तकनीकी की बात करें तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे कि यूपीआई, जेएएम और जेएम ट्रिनिटी आदि के माध्यम से तकनीकी को और सरल बनाया जा रहा है। भारतीय आईटी, सॉफ्टवेयर निर्यात और परामर्श सेवाओं आदि की मजबूत वैश्विक मांग बढ़ी है। और बाह्य वैश्विक कारक की बात करें तो एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई है। चाइना +1 और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जैसी रणनीतियों के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संतुलन, ये सब प्रमुख घटक हैं। चलिए देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो भारत आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में निम्नलिखित कारकों के कारण तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में है। जैसे कि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीव्र वृद्धि हो रही है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावाट उत्पादन करेंगे। तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के माध्यम से जैसे वैश्विक मंचों पर नेतृत्व कर रहा है, भारत को हरित विकास में अग्रणी बनाता है। नियामक स्थिरता की बात करें यानी रेगुलेशन की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे बैंक पुनर्पूंजीकरण और आरबीआई जैसी मजबूत नियामक संस्थाएं व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई जो है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो ये सब कारक घटक हैं, संभावनाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है भारत का फेफड़ा, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर का द्वार, ऑप्शन सी है उत्तर का द्वार, ऑप्शन डी है चिकन नेक। तो राइट आंसर क्या है, ये चिकन नेक है। तो अभी जो बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के यूनुस खान ने पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उसे लेकर के कुछ टिप्पणी की है, इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का परिचय की बात करें तो इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष हिस्सों से जोड़ती है। यह महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित पूर्वी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण यह महत्वपूर्ण सैन्य महत्व रखता है। हम लोग देख लेते हैं इसकी अवस्थिति किस प्रकार है। तो ये रही चिकन नेक, और ये जो है एक तरफ इसके साथ भूटान की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है, इधर उत्तर में चाइना है, ये जो है वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश भी लगता है, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है और ये बांग्लादेश भी लगता है। तो ये जो गलियारा है, ठीक है, ये 22 किलोमीटर लंबा जो है ये गलियारा है जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे व्याख्या की ओर बढ़ें। तो सिलीगुड़ी के महत्व
की बात करें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्व की बात करें तो भू राजनीतिक महत्व है इसका। यह भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जो उनके और शेष भारत के बीच एकमात्र भूमि संपर्क के रूप में कार्य करता है। सैन्य और सुरक्षा की बात करें तो रक्षा उद्देश्यों और सशस्त्र बलों की गतिशीलता के लिए इस गलियारे पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। व्यापार और परिवहन की बात करें तो यह गलियारा भारत और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच व्यापार एवं माल के परिवहन के साथ साथ पड़ोसी देशों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रणनीतिक भेद्यता की बात करें तो इसकी संकीर्णता इसे अवरोधों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच संबंध को तोड़ सकती है, जिससे यह रणनीतिक एवं अवसंरचनात्मक विकास का केंद्र बन जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सामरिक संपर्क है। यदि इसे बाधित किया जाता है तो यह उत्तर पूर्व के राज्यों को पृथक कर देगा, जिससे सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और सैन्य सहायता की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा। सैन्य और रक्षा संबंधी विचार भी इसमें शामिल हैं। यह संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास है, विशेषकर चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसे सुरक्षित करने से संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना और आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है। भू राजनीतिक भेद्यता के लिए भी जो है ये महत्व रखता है। गलियारे की संकीर्णता इसे विरोधियों द्वारा अवरोधों या नियंत्रण के प्रति संवेदनशील बनाती है। कोई भी व्यवधान भारत की पूर्वोत्तर तक पहुंचने को बाधित कर सकता है, जिससे बाहरी शक्तियों को इस क्षेत्र को प्रभावित या अस्थिर करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक और व्यापारिक महत्व भी है। यह बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार की सुविधा भी देता है। गलियारे की सुरक्षा सुनिश्चित करने से आर्थिक स्थिरता और संसाधनों तक पहुंच बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होती है। सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा सुनिश्चित करना आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाहरी प्रभावों को क्षेत्र को अस्थिर करने से रोकने में सहायता करता है और राष्ट्रीय एकता का समर्थन करता है। और ये चिकन नेक के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना चाहेंगे। चलिए, तो ये जो है कालादान प्रोजेक्ट जो है ये पश्चिम बंगाल का जो पोर्ट है, ये इसको जो है म्यांमार के सुतवे पोर्ट से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है आगे बढ़ते हुए ये समुद्र के रास्ते से है। ठीक है, और ये आगे बढ़ते हुए म्यांमार के रास्ते होते हुए भारत में एंट्री करता है। ठीक है, तो ये कालादान प्रोजेक्ट है मुख्य रूप से, जिसकी लंबाई जो है 539 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1980, ऑप्शन ए कह रहा है 1989, ऑप्शन बी कह रहा है 1972, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 1995। तो अभी जो है भारत सरकार का प्रयास है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था और टेरर फंडिंग करता था। तो ऐसे में 2018 से 2022 के बीच में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और भारत का फिर से प्रयास यही है कि जब पहलगाम जैसी आतंकी घटना हुई है, इसके बाद भारत चाहता है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए चर्चा का विषय बना है। तो इसकी स्थापना जो है 1889 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी विभिन्न
राज्यों या राज्य बोले तो देश, ठीक है, विभिन्न देशों की सरकारें मिलकर के इसमें काम करती हैं। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन और आतंकी फंडिंग से लड़ना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में G7 देशों की पहल पर हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में 40 सदस्य देश हैं। 2023 में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। और क्यों की गई थी? रूस और यूक्रेन का विवाद, ठीक है। वर्तमान में 40 सदस्य देश हैं। शोध कार्य की बात करें तो कैसे शोध कार्य करता है, तो अपराधी और आतंकी फंड कैसे इकट्ठा करते हैं, उसे कहाँ और कैसे खर्च करते हैं ये देखता है। संगठन जो है वैश्विक मानकों को विकसित करता है जिससे देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोक सकें। FATF की कार्यप्रणाली और निगरानी प्रणाली की बात करें तो मुख्य कार्य है निगरानी करना यानी मॉनिटरिंग, या देखना कि कोई देश इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है या नहीं। यह नई तकनीकों और तरीकों पर रिपोर्ट जारी करता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण के आधुनिक तरीके विकसित करता है। FATF ने एक 40 सिफारिशों यानी रिकमेंडेशंस का ढांचा बनाया है जिससे देश वैश्विक समन्वित उपाय अपना सकें। FATF देशों की प्रदर्शन की समीक्षा करता है और यह देखता है कि वे इन मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जिन देशों की नीतियां FATF मानकों के अनुरूप नहीं होती उन्हें ग्रे लिस्ट, ठीक है, या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में, ये टाइपिंग में एरर है, ठीक है, लिस्ट में डाला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रे लिस्ट होता क्या है, ग्रे लिस्ट में कौन से देश डाले जाते हैं। तो ग्रे लिस्ट बढ़ी हुई निगरानी वाले देश होते हैं। इसका आधिकारिक नाम ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी ऐसे देश जहां पर निगरानी करने की आवश्यकता होती है, संभावना होती है कि टेरर फंडिंग कर रहे हैं। वे देश शामिल होते हैं जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण प्रणाली में गंभीर कमियां होती हैं, उन देशों को इसमें शामिल किया जाता है। इन खामियों को दूर करने के लिए FATF के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इन देशों पर FATF की विशेष निगरानी होती है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विदेशी सहायता प्रभावित होती है। अभी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया, तो जब ग्रे लिस्ट में शामिल होगा तो IMF जो है लोन देने से कतराएगा। देश की साख यानी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। वर्तमान में 24 देश ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, यानी ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। FATF साल में 3 बार रिपोर्ट जारी करता है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। अब हम लोग ब्लैक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये वे देश होते हैं जो उच्च जोखिम वाले होते हैं। इसका आधिकारिक नाम जो है हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन है। वे देश आते हैं जिनमें गंभीर रणनीतिक कमजोरियां होती हैं और वे FATF के साथ सहयोग नहीं करते हैं। FATF अन्य देशों से अपील करता है कि इन देशों के साथ लेन देन में सावधानी बरतें, काउंटर मेजर्स लागू करें ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को जोखिम से बचाया जा सके। इन देशों पर आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वर्तमान में 3 ऐसे देश हैं जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन से? उत्तर कोरिया, म्यांमार और ईरान, ये 3 देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश को नया सदस्य बनाया गया है? ठीक है, अल्जीरिया, ऑप्शन ए कह रहा है अल्जीरिया, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है यानी C ऑप्शन है नाइजीरिया, D ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो अभी जो है वर्तमान में अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं।
तो इसकी स्थापना की बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा हुआ था। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एक तो हो गया ब्राज़ील, दूसरा हो गया रशिया, तीसरा हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। 1 जनवरी 2024 को 4 देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? तो मिस्र हुआ था, यूएई हुआ था और ईरान हुआ था, चौथा है इथोपिया। ठीक है, तो 4 देश बाद में शामिल हुए थे। फिर उसके बाद इंडोनेशिया भी शामिल हुआ था। तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। कौन कौन से? तो ये 5 देश तो आप लोगों को पता होगा, जो संस्थापक देश हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं है, बाद में हुआ था, लेकिन ब्रिक के रूप में 4 संस्थापक देश थे। वहीं 1 जनवरी 2024 को 4 देश शामिल हुए थे। एक था मिस्र, दूसरा था इथोपिया, तीसरा था यूएई, चौथा था ईरान। फिर अभी 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है, हाल ही में। ठीक है, तो ये 5 हो गए, 5 पहले से 10 हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो 9 सदस्य देश हैं। तो एनडीबी में कितने सदस्य देश हैं? 9 हैं। तो 5 तो पहले से ये पता है, ये हमारे 5 ब्रिक वाले। ठीक है, उसके बाद यूएई को एनडीबी में शामिल किया गया। फिर बांग्लादेश, देश को शामिल किया गया। फिर मिस्र को शामिल किया गया। अब जो है किसे शामिल किया गया है? अल्जीरिया को। अल्जीरिया को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो एनडीबी में 9 सदस्य देश हैं और ब्रिक में 10 सदस्य देश हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो एनडीबी की स्थापना जो है 2015 में हुई थी, ब्रिक्स देशों द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, ये आप सभी को पता होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक और नवाचारी समाधान उपलब्ध करना, सदस्य देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने का मंच प्रदान करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब तक बैंक ने 120 से अधिक परियोजनाओं के लिए $40 बिलियन से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये किन किन क्षेत्रों में स्वीकृत करता है? तो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए, परिवहन और संरचना के लिए, जलापूर्ति के लिए और डिजिटल और सामाजिक ढांचा के लिए। डिजिटल होगा, ठीक है, इन सब के लिए ये धन स्वीकृत करता है। अल्जीरिया की सदस्यता अभी एनडीबी में बढ़ी है। तो 19 मई 2025 को आधिकारिक रूप से एनडीबी में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। और वहीं जो है एनडीबी ने 22 मई 2022 को अल्जीरिया की सदस्यता की औपचारिक घोषणा कर दी है। तो अब ये एनडीबी में शामिल हो गया है। इसके महत्व की बात करें तो अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति वाला देश है। ये रहा अल्जीरिया। ये उत्तर में देखेंगे तो इसके मेडिटेरेनियन सी है, यानी भूमध्य सागर। इसके उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ट्यूनीशिया है। इसके पूर्व में देखेंगे तो लीबिया है। दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो नाइजर है। वहीं दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो माली है। फिर यहाँ पर मोरक्को है, ये अवस्थित है और इसकी सीमा जो है मेडिटेरेनियन सी से टच करती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में केरल तट के पास डूबा MCS ELSA यानी इल्सा 3 नामक जहाज किस देश के झंडे के अंतर्गत था? तो भारत, लाइबेरिया, श्रीलंका और सिंगापुर। तो ये जो है लाइबेरिया के जहाज के के झंडे के अंतर्गत था। एक लाइबेरियन ध्वजवाहक मालवाहक जहाज था MSC इल्सा 3 कोच्चि के पास, वहीं तट के पास जो है डूब गया। जहाज पर भारी मात्रा में तेल और खतरनाक सामग्री वाले कंटेनर लदे हुए थे। यह घटना 38 नॉटिकल मील दूर जहाज के झुकने से हुई और 1 नॉटिकल मील बराबर आप लोगों को पता होगा 1.852 किलोमीटर होता है। डूबने का कारण जो है जहाज के एक हिस्से में पानी भर जाना बताया गया है। सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है भारतीय नौसेना द्वारा, कोस्ट गार्ड द्वारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग लाइबेरिया की अवस्थिति। तो ये जब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंटल देखेंगे तो ये रहा लाइबेरिया। ठीक है, और ये इक्वेटर से नॉर्थ में पड़ता है। गल्फ ऑफ गुयाना इसके पास में ही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH द्वारा जारी विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट के अनुसार संक्रामक पशु रोग पहले से अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग 47% जूनोटिक संचरण में सक्षम है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2024 में 23 देशों में पशुओं में फैलने वाले कीट जनित वायरस ब्लूटंग के 3517 मामले सामने आए हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुमान है कि 2050 तक रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR के कारण पशुधन की हानि होगी, जिससे 2 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2 अरब। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ आपको बताते चलें कि ये तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा D हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट अभी जारी की गई है। तो हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट के अनुसार संक्रामक पशु रोग पहले से अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे 47% जूनोटिक संचरण में सक्षम है। तो ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, और इसमें बताया गया कि 47% जो है पशु जूनोटिक संचरण में सक्षम है। चलिए विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसे जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट पशुओं में होने वाली बीमारियों के रुझान, जोखिम और चुनौतियों की पहली व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है, जिसमें टीकों की उपलब्धता से लेकर के पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग तक शामिल हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की मुख्य बातों की बात करें तो संक्रामक पशु रोग पहले से अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे यानी 47% जूनोटिक संचरण में सक्षम है। बर्ड फ्लू या उच्च रोगजनकता एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण पिछले 2 दशकों में 630 मिलियन से अधिक पक्षियों को मार दिया गया या उनकी मृत्यु हो गई, पिछले वर्ष नए क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कई पशु रोगों में से एक था। दूसरा है पेटिस्ट रूमिनेंट्स, जो परंपरागत रूप से विकासशील देशों में भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है, PPR शॉर्ट फॉर्म में। तो पेटिस्ट रूमिनेंट्स जो है किसको प्रभावित करता है? भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है। यूरोप में फिर से उभर आया है, जबकि अफ्रीकी स्वाइन फीवर निकटतम प्रकोप से 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए श्रीलंका तक पहुंच गया है। 2024 में 23 देशों में पशुओं में फैलने वाले कीट जनित वायरस ब्लूटंग के 3517 मामले
सामने आए हैं, जबकि जर्मनी में 1988 के बाद पहली बार खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप देखा गया है। मैक्सिको में पशु चिकित्सकों ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूबर वर्म के पहले मामले की रिपोर्ट की है। यह एक परजीवी मक्खी है जिसके लार्वा गर्म रक्त वाले जानवरों का मांस खाते हैं। निकारागुआ में भी यह बीमारी फिर से उभरी है। वर्ष 2005 से 2023 के बीच WOAH को अधिसूचित WOAH सूचीबद्ध रोगों में से लगभग आधे को जूनोटिक या पशु से मानव में संक्रमण की क्षमता के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया था। रिपोर्ट में पशु रोगों के प्रसार और व्यापकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते व्यापार का हवाला दिया गया है। टीकाकरण, बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा उपायों के संयोजन के माध्यम से कई बीमारियों को रोका जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में पशु टीकों की पहुंच असमान बनी हुई है। रिपोर्ट में एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता को कम करने और दवा प्रतिरोधी रोगों के विकास को सीमित करने के लिए रोग की रोकथाम के महत्व पर भी बल दिया गया है। अनुमान है कि 2050 तक रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR के कारण पशुधन की हानि होगी, जिससे 2 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो $100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा। 2020 और 2022 के बीच पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं सहित रोगाणु रोधी उपयोग में 5% की गिरावट आई है, जिसमें यूरोप में 23% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके बाद अफ्रीका में 20% की गिरावट आई। हालांकि 5 में से 1 देश में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रोगाणु रोधी दवाओं का उपयोग जारी है, जिसे WOAH द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो ये है क्या, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH, जिसे पहले ऑफिस इंटरनेशनल डेज इपिजूटिक के नाम से जाना जाता था, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 में पशुधन में रिंडरपेस्ट के प्रकोप के जवाब में की गई थी। पशु स्वास्थ्य में इसकी वैश्विक भूमिका को दर्शाने के लिए 2022 में इसका नाम बदलकर WOAH कर दिया गया था। WOAH का प्राथमिक उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा वैश्विक पशु रोग स्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वास्थ्य मानकों को प्रकाशित करके दुनिया भर में पशुओं और पशु उत्पादों में सुरक्षित और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना है। WOAH को पशु स्वास्थ्य और जूनोसिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा एक संदर्भ संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। हालांकि जो टॉपिक होते हैं वो थोड़ा लेंथी होते हैं, लेकिन जब आप UPSC का पैटर्न देखेंगे, ख़ास तौर से 2025 का स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो लेंथी हैं, हालांकि हैं ईजी लेकिन लेंथी हैं, और उसके बारे में, उस प्रश्न के बारे में आप जो है अच्छी तरीके से जब जानते रहेंगे तभी आप उसे टैकल कर सकेंगे। तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समय में जब भी हम MCQ के माध्यम से डेली करंट अफेयर को लाएं तो उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करें, ताकि जो है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो कथन कारण वाले जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप सही करने में सहज महसूस करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।